हाय क्लास 10th। जैसा कि इसके पहले जो आपको वीडियोज़ भेजे गए थे उसमें जो चर्चा की गई थी उसमें आपके प्रकाश के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ों पर आख्या डाली गई थी। पहले वीडियो में आपसे जो चर्चा की गई थी वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, फिर इसके पश्चात प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार, गोलीय दर्पण तथा दर्पण के कितने भेद होते हैं, जिसमें आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ लिया था। बात करते हैं दूसरे वीडियो की, जहां पर आपने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को जाना था। परिभाषाओं का जो क्रम था उसमें सबसे पहले आपने वक्रता केंद्र के बारे में जाना था, उसके पश्चात वक्रता त्रिज्या के बारे में जाना था, मुख्य अक्ष आपने समझा, मुख्य फोकस क्या होता है, फिर इसके पश्चात ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या है, फोकस दूरी क्या है और फोकस तल क्या है। इतनी सारी परिभाषाओं को आपने जाना था और कहीं न कहीं इसके साथ साथ आपने ये भी जाना था कि इनको किन शब्दों से निरूपित करते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में जब हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग भी हम करेंगे। बिना इन सिंबलों की जान पहचान के हम वहाँ पर सवाल को नहीं हल कर सकते हैं। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई थी। उसके आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो दो तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालना पहले जरूरी है। जैसे सबसे पहले चीज तो ये हमें जानना होगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो प्रतिबिंबों को बनाना है, खींचना है, तो उसके लिए तीन नियम होते हैं, यानी प्रतिबिंबों को खींचने के तीन नियम हैं। पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है। ये कंडीशन जो लागू होगी ये अवतल दर्पण के लिए लागू होगी। अभी यही क्या होता कि उत्तल दर्पण होता तब क्या कहते, तब जहां होकर जाती है वहां क्या कहना पड़ता, केवल होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात अगर हम सेंटेंस को इसी में बदलें तो कैसे बदलेगा, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण यानी आने वाली किरण, कैसी किरण, मुख्य अक्ष के जो समानांतर आ रही है, दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ये चीजें होगी। दूसरा रूल कहता है कि यदि प्रकाश की आपतित किरणें किसी भी तल से आ रही हूं, कंडीशन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होके आ रही है, तब कैसे आ रही हैं, तो कहते हैं कि यदि प्रकाश की आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हैं, मुख्य फोकस से होकर आती हैं या से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। पहले रूल का सेम अपोजिट रूल है ये। पहले में आपने क्या सीखा था, पहले में आपने सीखा था कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती हैं तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरे में आपने क्या पढ़ा, दूसरे में आपने पढ़ा यदि प्रकाश की आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाती हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो रूल है वो वक्रता केंद्र से संबंधित है। वक्रता केंद्र वही जो आपने पढ़ा था
सेंटर ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण का केंद्रीय बिंदु यानी केंद्र बिंदु जो होता है वही आपका वक्रता केंद्र होता है, जिसे आपने शीर्ष से रिप्रेजेंट किया था, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें? आपतित किरणें अर्थात आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। तो वक्रता केंद्र से होकर जब वो जाती हैं दर्पण के द्वारक से टकराती हैं अर्थात दर्पण के परावर्तकों से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये प्रतिबिंबों को खींचने के 3 नियम हैं, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ये चीजें लागू होती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक चीज और है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की बात की जाती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या को, रेडियस को आपको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या और अर्थात आपका स्मॉल आर और स्मॉल एफ में संबंध क्या है। तो एक चीज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, समस्त जो दूरियां नापी जाती हैं वो सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। और जब हम ध्रुव से नापते हैं तो जो हमारा पहला बिंदु प्राप्त होता है ध्रुव से मुख्य अक्ष पर, वो पहला एफ ही होता है। और मैंने बताया था जो फोकस दूरी होती है जब पी से नापते हैं एफ तक की दूरी, जो आपका पी एफ होता है वही आपकी फोकस दूरी होती है। और पी एफ को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो वो आपका क्या हो जाता है? स्मॉल एफ हो जाता है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर जब वक्रता त्रिज्या की बात की जाएगी तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो कहते हैं वक्रता केंद्र की दूरी अर्थात ध्रुव से कहाँ की दूरी? वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात हमको मापना कहाँ से होगा? पी से सी की दूरी जो होगी, अर्थात पी सी जो होगा वो हमारा स्मॉल आर होगा। तो ऐसी कंडीशन जब हम देखते हैं तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फिर से सुनिए इस चीज को, जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अर्थात अगर हम कहें ऐसे तो PC इक्वल टू 2PF होगा, PC इक्वल टू 2PF होगा। और PC का अगर हम मान रख दें यहाँ पर PC इक्वल टू स्मॉल आर और PF इक्वल टू स्मॉल एफ, तो स्मॉल आर पर इक्वल टू 2F, या अगर F के अकॉर्डिंग हम मान को ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? F इक्वल टू R/2। यानी ऐसे भी कहा जा सकता है स्मॉल आर का मान 2F के बराबर होगा या स्मॉल एफ का मान R/2 के बराबर होगा। इस चीज का ध्यान इसलिए करना है क्योंकि आगे जब आप दर्पण के लिए जब सूत्र का निगमन करेंगे जहां पर UVF में संबंध आपको ज्ञात करना होगा तो वहां पर R का मान आपको F के अकॉर्डिंग लिखना होगा। इसलिए चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अब डेरिवेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो हमने आपको अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए हमने आपको डेरिवेशन कराया था। और जब डेरिवेशन कराया था तो हमने आपको एक उत्तल दर्पण लिया था, एक आपका अवतल दर्पण लिया था। डेरिवेशन कराया था तो डेरिवेशन में हमने सबसे पहले बताया था कि एक आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए पहले सूत्र का निगमन कर लेते हैं। एक आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो द्वारक होता है उसका मान एक M1 और M2 होता है। उसके सामने दूर कोई वस्तु रखी गई है जिसका नेम आपको बताया गया था A और B है। और दर्पण के ऊपरी शीट से प्रकाश की एक प्रकाशीय किरण आती है, दर्पण के द्वारा से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। एक अन्य प्रकाशीय किरण जो कि कहाँ से जाती है? F से होकर जाती है। और जब F से होकर जाती है टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो कंडीशन ये कहते हैं इसका मान प्राप्त करो कि कैसे क्या चीजें होंगी। और जो प्रतिबिंब में प्राप्त होता है A1 B1 के रूप में प्राप्त होता है। जब सारी गणनाओं को हम कर लेते हैं, सारी गणनाओं को करने के पश्चात उसका मान हम रखते हैं तो हमें UV अपने संबंध प्राप्त होता है। कॉपी में इसका मूल्यांकन हमने
करके दिखाया था आपको। आपने कई बार इसका अभ्यास भी किया है, एक बार आप पुनः इसका रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पुनः अवक्लात हो जाएंगी, पता हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, उस चीज़ को मैं फिर से आपको एक बार सलूशन करा दूंगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए चूंकि ये रिवीजन की क्लास है, पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए पुनः इसकी चर्चा करनी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। उत्तल दर्पण के लिए भी यही सेम चीज़ है। मैंने एक एक मान को, एक एक त्रिभुज को, एक एक ट्राइंगल को आपको बराबर करके दिखाया था व्हाइट बोर्ड पे। आपको पुनः वो चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए और कम से कम 2 से 3 बार आप उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ तक जब सारी चीज़ें कंफर्म हो गई थी तो एक शब्द इसी में आया था, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में आपने पढ़ा था प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन करते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पढ़ाया गया था, फिर से ध्यान से समझें। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, अर्थात m इक्वल टू वी अपॉन यू। यम आपका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर कितने गुना आवर्धन जो बताता है, और भी आपका जो होगा वो किसकी लंबाई होगा, प्रतिबिंब की लंबाई होगा, और यू जो होगा आपकी वस्तु की लंबाई होगा। तो रेखीय आवर्धन की सहायता से भी न्यूमेरिकल को हल करने में आसानी होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा अगर पूछा जाए रेखीय आवर्धन है क्या, तो आप एक लाइन में जो कहेंगे यही कहेंगे, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अर्थात ऊपर क्या रखा जाएगा, ऊपर वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई रखा जाएगा, नीचे क्या रखा जाएगा, नीचे वस्तु की लंबाई रखा जाएगा। दोनों का जो अनुपात होगा वही जो है उसका रेखीय आवर्धन होगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब खींचने की फिर कुछ स्थितियों की बात की जाएगी, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। मुझे लगता है शायद जब क्लास चल रही थी तो ये यहीं पर थे हम लोग। तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में खींचे जा सकते हैं उसकी चर्चा पहले की जाए। तो अवतल दर्पण के लिए जो पहली स्थिति थी वो सबसे पहले ये था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होता है तो वहाँ से प्रतिबिंब जब खींचा जाता है तो क्या कंडीशन होती है, सारी चीज़ें एक बार अवक्लात तो आपको हो जानी चाहिए, पता हो जानी चाहिए कि क्या कैसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर होता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब में प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, तो वहाँ पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। और पहली कंडीशन जब आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आप कहते हैं फोकस तल में प्राप्त होता है, अर्थात वो मुख्य अक्ष के बिंदु F के लंबवत होता है। दूसरी कंडीशन कहाँ होती है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में आपकी बार वस्तु को रख लिया गया, अर्थात सी और इन्फिनिटिव के बीच में जब हमने वस्तु को रखा, जब वहाँ पर प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया तो वो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना। अब प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। सारे फिगर आप ड्रा करिएगा, ड्रा करने के बाद हमको क्लिक करके भेज दीजिएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई, आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र वहाँ मध्य बिंदु होता है गोलीय दर्पण का। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ कितनी होगी, वस्तु का अपोजिट होगा, यानी वास्तविक तो होगा लेकिन उसके साथ साथ उल्टा बनेगा। चौथी कंडीशन क्या थी, इस बार वस्तु को मुख्य फोकस तथा कहाँ पर रख दिया गया, वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, जितना हम वक्रता केंद्र से उधर जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात वस्तु बड़ा होता जाएगा। वक्रता केंद्र के अगर इधर रहेंगे, ध्रुव के बीच में रहेंगे, तो इधर प्रतिबिंब का क्या आकार होगा, छोटा होता जाएगा। तो अर्थात इस बार जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार से छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इस बार कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगली बार वस्तु को कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस पर रख दिया। जैसे ही वस्तु को हमने मुख्य फोकस पर रखा, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर बन गया। अनंत पर बना तो कैसे बना, अनंत पर जब कोई वस्तु बने, वस्तु का आकार प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, तो उस वास्तविकता में बहुत बड़ा होगा जिसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और छठी कंडीशन है,
जब वस्तु को हम कहाँ रख दें, ध्रुव तथा मुक्त फोकस के बीच में रख दें। जब वस्तु को हम ध्रुव तथा मुक्त फोकस के बीच में रखते हैं तो यही एक कंडीशन होती है अवतल दर्पण की। जब मैंने कहा था कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक ना होकर के आभासी होता है, जहां पर प्रतिबिंब उल्टा ना होकर के सीधा हो जाता है। चूंकि क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसका आकार आभासी हो जाता है। और जब आकार आभासी होगा तो ये भी याद रखना है आपको, सदैव आभासी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से क्या होगा, यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वो बड़ा होगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन जो है, यानी 6 स्थितियां अवतल दर्पण की आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, उसके फिगर आपको कंफर्म होने चाहिए, इसके साथ साथ आपको लिखना भी आना चाहिए। और अंतिम जो कंडीशन थी किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, यानी उसकी अंतिम स्थिति और पहली स्थिति एक ही है। उसके सामने अगर कहीं पर भी हम वस्तु को रखें तो उसका जो आकार बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, अर्थात जो ध्रुव होगा और एफ होगा उसके बीच में कहीं बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उम्मीद है कि आपको पहले चैप्टर के सारे चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको महसूस हो रही होगी तो उसके बारे में आप बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं, कल से न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप यूवीएफ के लिए संबंध का जो मान है उसको आप एक बार पुनः कर लीजिए, और उसके साथ साथ सारी प्रतिबिंबों की स्थितियों से संबंधित फिगर आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। अगर चीज़ें तैयार हों तो आप उसको क्लिक करके हमें सीधा सीधा मैसेज करें। थैंक यू।